हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल जूलॉजी के पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक भूमि प्रदूषण के बारे में। लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम बात कर चुके हैं कि भूमि प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और भूमि प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। इन स्रोतों में से जो हमारे सामने पूरी एक लिस्ट प्रेजेंट है, इसमें से हम औद्योगिक अपशिष्ट की बात कर चुके हैं भूमि प्रदूषण सीरीज़ के लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाकी तरह के जो स्रोत हैं उनके बारे में। तो पहला आता है इस सीरीज़ के अंदर कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट क्या होता है? किसी भी तरह की जो अलग अलग टाइप की जो फसलें उगाई जाती हैं, चाहे वो कपास की है, गन्ने की है, गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, या इवन बागीचे लगाए जाते हैं, बागान लगाए जाते हैं अलग अलग तरह के। उन सभी में कोई ना कोई प्रकार की जो फसल है उसको उगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम चावल की फसल उगाते हैं, हम गन्ने की फसल उगाते हैं, या फिर जैसे धान की उसकी कपास की फसल है, तो उस पूरी फसल का जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो एक थोड़ा सा हिस्सा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कनक उगाई है तो पूरे पौधे में से जो उसका सिर्फ बीज होगा वो हमारे काम का है, जो पीछे से भूसा होता है उसका वो पीछे बच जाता है। इसी तरीके से अगर हमने कपास उगाई है तो कपास के जो डोडे होते हैं जिसमें से कपास को निकाला जाता है, जो वाइट हिस्सा होता है हमारे काम का, या फिर आप ये कह सकते हो कमर्शियल वैल्यू सिर्फ उसी कपास की होती है। उस कमर्शियल प्रोडक्ट को उगाने के लिए जो पूरा का पूरा पौधा डेवलप हुआ था वो अब किसी काम का नहीं होता। इसी तरीके से अगर फल उगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, तो फल तो हमारे काम का है, लेकिन पीछे का बचा हुआ जो पेड़ रहता है वो हमारे काम का नहीं है। गन्ना उगाया है तो गन्ने के अंदर भी जो मेन गन्ने का तना होता है वो काम का है, बाकी जो पत्तियां हैं और बाकी हिस्सा है वो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो वो सब जो मटेरियल है, वो जो मेन क्रॉप को उगाने और उसके कमर्शियल यूटिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास पीछे बचा हुआ हिस्सा बचता है उसे हम कहते हैं कृषि अपशिष्ट। अब ये जो कृषि अपशिष्ट होता है ये भी भूमि प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक माना गया है। कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि इसको डंप किया जाता है। डंप करना इन द सेंस कि जैसे हमने अगर मान लीजिए गेहूं की फसल उगाई है तो जो उसके बीज हैं वो तो हमारे काम के हैं, लेकिन बाकी जो फसल है उसका हम क्या करेंगे? तो एक नई तो नहीं, एक पुरानी आदत ही है किसानों के अंदर ख़ास तौर पे कि उसको जला देने का। आप लोग अक्सर एक टर्म सुनते हैं पराली जलाना। तो उसमें क्या होता है कि फसल के कमर्शियल यूज़ के बाद, यानी जो बीज या जो भी हमें उसका हिस्सा इस्तेमाल करना है कमर्शियल वैल्यू का, उसको लेने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको जला दिया जाता है। तो जब इस फसल को जलाया जाता है तो उसके जलाने के कारण मिट्टी भी जलती है, मिट्टी भी गर्म होती है, तो मिट्टी को नुकसान होता है। इसके अलावा जो पीछे कचरा बचता है, अपशिष्ट बचते हैं फसलों के इस्तेमाल के बाद, उसको भी यूं ही डंप कर दिया जाता है। तो वो सारे भी उनके जो टुकड़े होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी में मिलकर उसको ख़राब करते हैं, तो उसकी उर्वरकता पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर घरेलू अपशिष्ट। हम लोग अपने घरों में रोज़ देखते हैं कि हम थैलियाँ भर भर के कचरा जो है वो घर से बाहर फेंकते हैं। हर रोज़ की हमारी रूटीन होती है किचन का जो कचरा होता है, चाहे हम वो सब्ज़ी बनाते हैं तो उसकी सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स हैं उनके छिलके, रसोई में जो राशन का सामान आता है, फल सब्जियां आती हैं, जिन थैलियों में वो आता है, खाली डब्बे जो होते हैं, वो सब कचरा जो है हम रोज़ के रोज़ इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। और फिर चाहे तो हम उसको खुद डंपिंग यार्ड में डंप करके आएँ, या फिर आजकल जैसे ट्रॉलीज़ वगैरह आती हैं उनके अंदर हम उनको डंप करते हैं। तो अल्टीमेटली वो कचरा हमारे घर से तो निकल जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? डंपिंग यार्ड्स के अंदर। बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, खुले हुए मैदान होते हैं जहाँ इन कचरे को ढेर के ढेर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा भी घरों में जैसे फ्रूट्स वगैरह अपने खाते हैं, या और भी हम बाज़ार से कई तरह का सामान लेके आते हैं, सभी के सभी सामान जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लास्टिक की थैलियों के अंदर ही आता है। और भी तरह का कचरा जो है हमारे घरों से अपशिष्ट के रूप में निकलता है। हम नहाते हैं तो गंदा पानी भी निकलता है, जिसके अंदर साबुन या डिटर्जेंट घुला हुआ होता है, हाथ धोने के अंदर, कपड़े धोने के अंदर, नहाने के अंदर, इन सब रूपों के अंदर हम कहीं ना कहीं दैनिक रूप से हज़ारों तरह कई तरह के हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और पानी के साथ वो अल्टीमेटली सीवेज सिस्टम के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन
ये सारे के सारे जो कचरा है घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है वो कहीं ना कहीं डंपिंग यार्ड्स के अंदर फेंका जाता है। और डंपिंग यार्ड्स भी क्या होते हैं, खुले मैदान ही होते हैं। तो उन खुले मैदानों के अंदर जब ये कचरा फेंका जाता है तो धीरे धीरे इस कचरे का जब डिकम्पोजिशन भी हो रहा होता है तो इसमें से निकलने वाले केमिकल्स जो हैं वो रिश्ते हुए उस एरिया की जो ज़मीन या मिट्टी होती है उसके अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे मिट्टी में मिलने वाले इन केमिकल्स या फिज़िकल पार्टिकल्स की, चाहे वो मेटल्स हो, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हों, मेटल के टुकड़े, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक का कचरा है, या हम जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन के अंदर, या फिर हमने जो कचरा फेंका है जैसे फलों के टुकड़े, सब्जियों के टुकड़े जो या छिलके हैं उनके ऊपर भी पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं कई तरह के। तो वो सारे के सारे जो हैं वो टाइम के साथ साथ डिसइंटीग्रेट होते हुए उस डंपिंग यार्ड की जो ज़मीन होती है उसके अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर सीवर सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो नालियों के साथ जो हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी है वो भी खुले मैदान के अंदर फैला दिया जाता है या गिरा दिया जाता है, जिसके कारण अल्टीमेटली जो है जिस भी एरिया के अंदर वो गंदा पानी या गंदा कचरा पहुंचता है वो वहाँ की जो सॉइल है या फिर जो मिट्टी है उसको बुरी तरीके से प्रभावित करता है। यानी उसके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल का जो केमिकल और फिज़िकल जो बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अब ये भूमि उतनी उपजाऊ नहीं रहती है, या अगर उपजाऊ भी रहती है तो उतनी सेफ़ नहीं रहती है ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए। तो इन सब वजहों से यानी घरेलू कचरे से निकलने से और उसके थ्रू बाकी जो केमिकल्स हैं वो भी हमारे सॉइल पोल्यूशन का एक मेन रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है वनों की कटाई। अब जो वन है धीरे धीरे जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए हमें अपने रहने के लिए, नई नई इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए या नए नए रेजिडेंशियल एरियाज़ को बनाने के लिए। तो वो ज़मीन कहाँ से आ रही है, वो आ रही है जंगलों को काट कर या फिर एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर को ऑक्यूपाई करके या उनका कमर्शलाइजेशन करके। अब जब जंगल के अंदर पेड़ पौधे या पूरी कंप्लीट एक बायोडाइवर्सिटी होती है तो एक ये पूरा होमियोस्टैटिक सिस्टम चलता है, यानी एक सामंजस्य चलता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम के अंदर। पेड़ सिर्फ मिट्टी से सब कुछ न्यूट्रिशन ले नहीं रहे होते उसको, बल्कि बहुत कुछ दे भी रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो सॉइल को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, उसकी रक्षा भी कर रहे होते हैं, उसकी लीचिंग को भी रोकते हैं और उसके मृदा के अपरदन को भी रोकने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं या जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। परंतु जब हम वनों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो ना सिर्फ उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है, ना सिर्फ वहाँ की हरियाली ख़त्म होती है, कहीं ना कहीं उसकी सॉइल के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेब होता है, इकोलॉजिकल वेब होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। वनों की कटाई से बहुत सारी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, लकड़ी का बुरादा या कचरा उत्पन्न होता है जो कि सॉइल के अंदर मिल जाता है। और साथ ही साथ जो जंगल थे जो मिट्टी की नमी को बना के रखने में सहायक थे, उसके अपरदन को रोकने में सहायक थे, अब वो जंगल ही जब नहीं रहते, वो पेड़ ही जब नहीं रहते, तो मिट्टी के अपरदन को और उसकी जो शुष्कता का जो कारण है उसको रोकने के लिए कोई भी साधन अब मिट्टी के पास उपलब्ध नहीं होता। तो वो भी मृदा के जो प्रदूषण है उसका एक मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट आता है नगर पालिका अपशिष्ट। नगर पालिका अपशिष्ट वही है कि शहरों से जो कचरा निकलता है, नगर पालिकाओं में पूरा का पूरा सीवर सिस्टम होता है, घरों से निकलने वाला घरेलू अपशिष्ट जो है अल्टीमेटली वो नदियों या नालों में बहाया जाता है, परंतु कुछ एरिया में वो खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता है। तो जब ये खुले एरिया के अंदर इस पानी को या सीवर सिस्टम के गंदे पानी को छोड़ा जाता है तो उस पानी के साथ जितने भी तरह के केमिकल्स आते हैं वो अल्टीमेटली उस एरिया के सॉइल के अंदर मिलकर उसको प्रदूषित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर आकस्मिक तेल फैलाव। ये भी प्रदूषण का एक बहुत ही मेन कारण है सॉइल पोल्यूशन का। जिन भी एरियाज़ के अंदर ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती हैं या ऑयल के कारखाने होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं, वहाँ एक्सीडेंटल रीज़न से अगर तेल फैल जाता है तो वो तेल जो है वो पूरा का पूरा मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और तेल के साथ हज़ारों तरह के केमिकल्स और जहरीले जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको पूर्ण तरह से नष्ट कर देते हैं। तेल के रिसाव के कारण ये जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ये मिट्टी में मिलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली प्रकृति के होते हैं और वो मिट्टी के पोषकता को पूरी तरह से ख़त्म करके उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण मृदा जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है।